अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों। कक्षा 11 से हमारी दो बुक है भाषा में, एक है आरोह, दूसरी है वितान। वितान में से लास्ट हमने राजस्थान की रजत बूंदें देखी। चौथे भाग में शायद मुझे याद है तो मैंने लिंक में प्रश्नों के उत्तर रखे हैं जिसे देखकर आपको लिखना है। आपने स्वयं पाठ पढ़ा होगा, आपको पाठ समझ में आया होगा। अगर लिंक में प्रश्नों के उत्तर नहीं भी दिए हैं तो सोमवार को फिर से मैं प्रश्नों के उत्तर का छोटा सा वीडियो रख दूंगा। हम आशा करते हैं कि 11th में भी जूम लाइव क्लास हमारी भी हो। जिस तरह 10th और 12th के बच्चों ने अच्छा योगदान दिया है, सहकार दिया है, इंटरेस्ट दिखाया है, रुचि दिखाई है और प्रेजेंट रहते हैं और वो भी डिसिप्लिन के साथ, तो हो सकता है हमारा भी हो। जब तक नहीं होता है तब तक हम ऐसे ही ऑनलाइन वीडियो के जरिए पढ़ना है। अब मैंने कहा कि कक्षा 11th में वितान और आरोह के सिवाय तीसरी बुक है। जैसे एक 10th तक आप तीसरी बुक मतलब व्याकरण समझते थे, यहाँ व्याकरण 10th के बाद उसका अंत आता है, हम नहीं कह सकते। मैं कहूँगा कि 10th तक आते आते 10th के बाद आपका व्याकरण पूर्ण हुआ, ताकि हम और ये सरकार ये समझती है, जिन्होंने बुक बनाई, जिसने सिलेबस बनाया, CBSE बोर्ड, गुजरात बोर्ड, सभी ये समझते हैं कि आपको 10th तक आते आते व्याकरण की सारी विधाओं से आप परिचित हो गए होंगे। इतना विश्वास हमें है। आप ठीक से बोलना, लिखना, भाषा को अभिव्यक्त करना व्याकरण के नियमों के अनुसार आप सीख गए होंगे। इसलिए कक्षा 11th में व्याकरण नहीं आता। उस तीसरी बुक का नाम है अभिव्यक्ति माध्यम। जैसे आप 11th में आए हैं, बड़े हो गए हैं, 2 साल के बाद आप वोट देने के अधिकारी हो जाएंगे, एक भारत के सुशिक्षित समझू नागरिक बन जाएंगे, तो आपको लोकशाही का एक मजबूत पिलर, जैसे स्कूल की नींव है, उसी तरह लोकशाही के जो मजबूत नींव है उसमें से नींव का एक हिस्सा है समाचार पत्र, पत्रकारिता और संचार, एक मैसेज का दूसरे मैसेज तक पहुंचना। तो जो तीसरी किताब है जिससे आप परिचित है, जिसे आप जानते हैं कि पत्रकारिता क्या है, न्यूज़ चैनल क्या है, न्यूज़ क्या है, घटनाएं कैसे टीवी में आप देखते हैं, पेपरों में आप कैसे पढ़ते हैं, पर उसे सही रूप से प्रस्तुत करना शायद आप ना जानते हो। हिंदी भाषा के ध्यान में रखकर शायद आप उसे अभिव्यक्त ना कर पाए। इसीलिए तीसरी किताब जो अभिव्यक्ति माध्यम है, जो आपको मजा आएगा, जीवन में कुछ सिखाएगा। आपको अगर पत्रकार बनना है या उस तरफ, उस व्यवसाय में जाना है, उस क्षेत्र में प्रवेश करना है, तो भी आपके लिए बहुत काम का रहेगा। तो जनसंचार माध्यम में मैं पहले संक्षिप्त में आपको, मैं बाद में बोर्ड पे दिखाऊंगा, पर अभी संक्षिप्त में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता में, जैसे जनसंचार किसे कहते हैं? संचार मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। जनसंचार मतलब लोगों के अंदर फैलना। और पत्रकारिता तो आप जानते ही हैं कि आपके घर जो न्यूज़पेपर आता है वो भी पत्रकारिता के अंतर्गत ही आता है। आप मोबाइल में देखते हैं मैसेज, न्यूज़ टीवी पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं। तो जनसंचार के बहुत सारे माध्यम हैं। जनसंचार कई तरह से फैलता है, जैसे सुनने से, श्रवण, रेडियो के जरिए, पढ़ने से, दृश्य, तो न्यूज़पेपर है जिसे आप पढ़ते हैं, दृश्य और श्राव्य दोनों, जैसे टीवी जो दृश्य देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऐसे विभिन्न उसके प्रकार है। जिस तरह से संचार यानी कोई घटना या कोई माहिती या कोई समाचार आप तक पहुंचता है। अब मैं आपसे ये पूछूंगा, आपको पता ही है
कि जनसंचार का सबसे शक्तिशाली माध्यम कौन सा है? आप तुरंत कहेंगे मोबाइल। सही है। पहले शायद टीवी रहा, क्योंकि उसके न्यूज़ के जरिए आम जनता तक मैसेज पहुंच जाया करता था। पर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो लोग टीवी भी नहीं देखते हैं, उन्हें भी पता है कि देश में क्या चल रहा है, कहाँ कोरोना का कहर ज़्यादा बरत रहा है, कहाँ जो किसान है जो सरकार के खिलाफ आंदोलन पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं, वो सारे न्यूज़ शॉर्ट में मोबाइल के जरिए आपको मिल जाते हैं। जिनकी टीवी में रुचि नहीं है, जिनकी समाचारों में रुचि नहीं है, वो भी ये जानने लगे हैं। तो आज आपको ओवरऑल सब मिलाकर मैं सिर्फ जनसंचार और पत्रकारिता की बात करूंगा और कुछ मुद्दे आपसे डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो उन 12th के बच्चों के लिए भी है जो अशोक सर आज नहीं है, और अशोक सर का एक पीरियड मुझे लेना है, उनके अवेज में हमें वीडियो भी सेंड करना है, तो वो भी आज देख ले कि जनसंचार और पत्रकारिता क्या है और वो क्या पढ़ेंगे। और 11th के बच्चे भी ये सुन ही रहे हैं, तो वो भी समझे कि सर यही हमें 12th में भी पढ़ना है। तो जो व्याकरण आप 9th में पढ़ते थे, वही व्याकरण आप 10th में पढ़ते हैं, और वही आप 8 में पढ़कर आए थे। तो व्याकरण में कुछ बदलाव आया? संज्ञा की परिभाषा जो 8 में थी वो 10th में बदल गई? नहीं। संधि जो आपने 9th में सीखी थी वो 10th में बदल गई? नहीं। व्याकरण कभी बदलता नहीं है, उसका विस्तार होता है। उसी तरह जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता जो किताब है अभिव्यक्ति माध्यम, उसके द्वारा आप तक पहुंचेगा। 11th में आप जो समझेंगे, जो पढ़ेंगे, जो सोचेंगे, जो आपको समझ में आएगा, वो 12th में उसका विस्तार होगा। 12th में आपको और आपके मन में प्रश्न आएगा जिसका सॉल्यूशन आपको शिक्षक देंगे और इस किताब से मिलेगा। आसपास बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको सिखाए। तो पहले तो संचार किसे कहते हैं? सिंपल भाषा में कि अभिव्यक्ति माध्यम में पहला चैप्टर है जनसंचार। जन એટલે आम लोग, संचार मतलब संचार, चर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो पहला प्रश्न आएगा कि संचार किसे कहते हैं? तो मैं किताब की भाषा में आपको पहले समझाता हूं कि संचार के मूल में चर धातु है। संचार, चर का अर्थ है विचरण करना। विचरण करना मतलब घूमना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। यह पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है, और संचार का अर्थ है मानव के संदेशों का पहुंचना। पहुंचना का तात्पर्य है संदेश भेजना और प्राप्त करना। संचार शास्त्री विलियम श्रम ने कहा है, संचार अनुभवों की साझेदारी है, अर्थात सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लेखित, मौखिक, दृश्य श्राव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ये आप अगर लिखना हो तो उसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि संचार किसे कहते हैं। पर सामान्य तौर पर आप समझे कि संचार तो एक जगह से, संचार शब्द में मूल धातु है चर। चर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो मनुष्य का हो या मनुष्य द्वारा पहुंचाए गए संदेश का हो। अब मनुष्य करे एक जगह से दूसरी जगह पलायन, विचरण, उसे भी संचार कहते हैं। और मनुष्य द्वारा भेजे गए मैसेज को, संदेश को, वो भी संचार कहा गया। यहाँ कहा गया है कि संचार मतलब मनुष्य द्वारा जो देखा गया, जो सुना गया, जो समझा गया, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं और अनुभवों का लेखिक, मौखिक, दृश्य और श्राव्य माध्यम के द्वारा पहुंचाने वाला, सफलतापूर्वक पहुंचाने वाला और प्राप्त करने वाली वस्तु को संचार कहते हैं। अब संचार तो आपकी समझ में आया कि संचार किसे कहते हैं, कि मैसेज का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, मतलब कि पहुंचाना और प्राप्त करना दोनों ही चीजें आती। अब संचार के माध्यम क्या है? किताब की बात छोड़ दीजिए, आपके दिमाग में क्या आता है कि संचार के कौन कौन से माध्यम है? तो जनरली अगर आप सामने होते
और मैं पूछता कि संचार के क्या माध्यम है, तो मैं इतना आशा करता हूँ कि संचार क्या है ये समझने के बाद संचार के कौन कौन से माध्यम हैं तो आप तुरंत कहते कि सर सुबह उठते ही घर के बाहर पड़ा हुआ न्यूज़पेपर, फिर दूसरा आप कहते कि सर टीवी, तीसरा आप कहते रेडियो, चौथा कहते कि सबसे शक्तिशाली मोबाइल। अब इसके सिवाय भी संचार के माध्यम है, जैसे कोई रैली है, रैली में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वो मैसेज है जिनके तले जो भावनाओं के साथ, जो विचार के साथ, जिस विषय वस्तु के साथ बहुत सारे लोग रैली निकालते हैं, भाषण करते हैं, तो एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को मैसेज भेजता है, वो भी संचार है, वो भी संचार है। फोन से किसी को मैसेज देना वो भी संचार है। मोबाइल में जैसे हमारी तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतनी फैली हुई है कि सबसे ज़्यादा झूठी बातें, गलत बातें, ना होने वाली बातें व्हाट्सएप पर लोग भेजते रहते हैं, लोग इसी समझकर सच मान लेते हैं। और कई बार मोबाइल वो माध्यम है, संचार का मजबूत माध्यम है, जिसकी वजह से देश के कोने कोने में देश में क्या हो रहा है या सही जो मैसेज है वो पहुंच तो जाता है और पहुंचना भी चाहिए, पर सही कम और गलत ज़्यादा पहुंचता है। उसकी वजह से देश को और लोगों को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ता है। तो संचार के माध्यम है कि वो उपकरण कि जिसके द्वारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाए। जो समाचार पत्र और मूवीज़, जैसे सीरियल है, मूवीज़ है, वो भी संचार का ही एक माध्यम है कि वो भी मूवी भी क्या आपको दिखाती है। कई मूवी ऐसी होती है जो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, पर फिर भी फिल्मों में एक मैसेज है कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, जो वो भी एक संचार है, एक मैसेज है। मैंने कहा ना, संचार मतलब सूचनाओं, भावनाओं और अनुभवों का पहुंचाया हुआ संदेश। अब संचार के मूल तत्व कौन से हैं? संचार के मूल तत्व कि जैसे कोई स्कूल है, स्कूल के मूल तत्व क्या है कि स्कूल दो वस्तुओं के बगैर अधूरी है। दो चीजें ना हो तो स्कूल ना हो। तो सबसे पहले आपके मन में आएगा कि सर एक आप और दूसरे हम। आप ना हो तो भी स्कूल का कोई अस्तित्व नहीं है, और हम ना हो तो भी कोई स्कूल का अस्तित्व नहीं है। अगर जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, वो बात अलग है, पर जैसे यहाँ कोई ना हो और मैं इस खाली बेंच के सामने बैठकर पढ़ाऊँ तो लोग मुझे पागल समझेंगे। उसी तरह बिना टीचर के यहाँ शिक्षक ना हो और बच्चे ऐसे ही खाली बोर्ड की तरफ देखते रहें और जैसे पढ़ रहे तो वो भी पागल ही कह जाएंगे। तो जैसे शिक्षा संकुल का मूल माध्यम, मूल तत्व है पहले तो छात्र, सबसे पहले आते हैं आप, जिसकी वजह से है हम, क्योंकि पढ़ने वाले होंगे तो पढ़ाने वाले होंगे, दो चीजें हैं। तीसरा मूल तत्व है बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग। फिर और तो बहुत सारे हैं कि जैसे स्कूल में लाइब्रेरी होनी चाहिए, स्कूल में मैदान होना चाहिए, स्कूल में शिक्षा के लगते सारे उपकरण होने चाहिए, स्मार्ट बोर्ड होने चाहिए। ये सारी जो आधुनिक सेवाएं हैं वो भी होनी चाहिए, वो मूल तत्व है। पर सबसे पहले मूल तत्व तीन है, छात्र, शिक्षक और संकुल, मतलब ये बिल्डिंग। उसी तरह संचार के मूल तत्व कौन से? तो कि संचार के चार मूल तत्व है। पहला, संचारक या स्रोत, मतलब संदेश देने वाला या पहुंचाने वाला, या संदेश देने के बारे में सोचने वाला। जैसे ये स्कूल, ये शिक्षा संकुल है, उसका मूल स्रोत मान लेते हैं आप है, मैं हूं, बिल्डिंग है। पर सबसे पहले बच्चों को शिक्षा मिल सके, इसके लिए किसने सोचा होगा, प्रयत्न किया होगा, तब जाके हम इतने सारे बच्चे और इतने सारे शिक्षक आपको ये शिक्षा दे रहे हैं और ले रहे हैं।
तो वो जहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो फाउंडर है, उनके दिमाग में ये आया होगा कि बहुत आसानी से कम मूल्य में, पैसों में अपने ही समाज के, अपने ही लोगों को, अपने ही बच्चों को अच्छी से अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा मिल सके और वो मेन स्ट्रीम में आगे बढ़े। उसी तरह संचार का मूल तत्व है वो व्यक्ति जो संदेश कैसे पहुंचाया जाना चाहिए उसके बारे में सोचने वाला, जिसे कहते हैं संचारक या स्रोत। स्रोत मतलब जहाँ से आने वाला। जैसे फैन है, अभी तो बंद है, पर जैसे फैन चलता है उसका स्रोत क्या है, तो बहुत सारे। पहले तो मैं कहूँगा स्विच बोर्ड, कि वहाँ से मैं ऑन करता हूँ तो बिजली आती है। उसके आगे जाऊँगा तो वहाँ हमारा जहाँ लाइट स्टार्ट होता है वहाँ बिजली विभाग, जहाँ बिजली पैदा होती है वो। जैसे आपका किसी भी बच्चे का अगर घर चल रहा है ठीक ठाक सब बढ़िया, उसका स्रोत कौन है, तो वो पिता जिसकी भूमिका अहम है, वो माँ जिसकी भूमिका अहम है, जिसकी वजह से पूरा घर परिवार ठीक ठाक चलता है। तो संचार का मूल तत्व है पहला संचारक के, जो जैसे मीडिया है, न्यूज़ चैनल है, न्यूज़पेपर है, उसके जो फाउंडर है जिन्होंने सोचा कि इस न्यूज़ चैनल को खड़ा किया जाए, वो अब पत्रकार रखते हैं, न्यूज़ आती है, उसे कटाई छुटाई करके जो देते हैं, तो वो मूल है कि संचारक या उसका स्रोत कि मैसेज कहाँ से आता है या मैसेज पहुँचाने की सोचने वाला। सामान्य भाषा में सोचना, अभी हिंदी में उसके शब्दों में मत पढ़िए, आपको विषय वस्तु समझ में आना चाहिए, भाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। दूसरा है संदेश का कुटीकरण। कुटीकरण मतलब अकॉर्डिंग या भाषाबद्ध करना। अगर आप किसी को मैसेज देना चाहते हैं मोबाइल पर, कोई भी, वो शुभ संदेश हो, दुख का हो या कोई खुश खबर हो, तो शब्दों को सुंदर तरह से रख कर मधुर भाषा में कम से कम शब्दों में आप मोबाइल पर मैसेज देंगे, अगर शॉर्ट में देना हो तो दूसरा मूल तत्व है कि संदेश का कुटीकरण। संदेश का कुटीकरण मतलब उसे भाषाबद्ध करना, कि अगर टीवी पर पत्रकार बोल रहा है या न्यूज़पेपर में पढ़ने वाला है, तो अगर पढ़ने वाले न्यूज़पेपर ओपन करे तो उसे जब वो पढ़ना स्टार्ट करे, पहले तो उसकी नज़र जाए, फिर पढ़ना स्टार्ट करे, अंत तक वो पढ़ता रहे। तो क्रम वाइज, सिलसिले वाइज, बहुत सरल शब्दों में, कम शब्दों में तथ्य के साथ प्रस्तुत करना। अगर कोई एंकर है न्यूज़ चैनल का, तो वो भी सरल शब्दों में घटना को विस्तार से लेकर उसके पूर्ण होने तक की घटना कहेगा। तो वो जो कुटीकरण है, भाषाबद्ध करने वाले है, वो उसमें आता है कि भाषा का कुटीवाचक। जैसे कुटीकरण किया, भाषाबद्ध किया, कि चलो न्यूज़ जो रिपोर्टर है, जो रीडर है, उसे इतना ही पढ़ना है, उसका भाषाबद्ध किया। फिर पढ़ना, उसे व्यक्त करना। जैसे मोबाइल पे मैसेज आते हैं, रेडियो में भाषण दिए जाते हैं, टीवी पे न्यूज़ आता है कोई, ब्रेकिंग न्यूज़। फिर उस ब्रेकिंग न्यूज़ में लोग बहुत आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम में जो उसे प्रस्तुत करने वाला है उसे ऐसे प्रस्तुत करते हैं। तो पहले कुटीकरण, उसे भाषाबद्ध करना। दूसरा है उसका वांचन, कुटी वांचन, कि ठीक से उसे प्रस्तुत करना। चौथी महत्वपूर्ण घटना है संचार की, कि प्राप्त करना, संदेश को समझना और प्रतिक्रिया करना। महत्वपूर्ण ये है कि चौथा महत्व स्तंभ है कि अगर संदेश सुनने वाला कोई ना हो तो फिर उस संचार का, उस न्यूज़ का, उस सूचना का, उस भावना का कोई महत्व रहता नहीं है। जैसे हम ऑनलाइन शिक्षा अभी आप जो देख रहे हैं, उसमें हम तो पढ़ा रहे हैं, पर सामने से कोई इस वीडियो को देखे ना, लाइक ना करे, कोई प्रश्न ना पूछे, तो समझ लेना कि हमारा जो कुटीवाचन है, हमारे जो प्रस्तुत करने का तरीका है, वो गलत है, आपको ठीक से समझ पाया है नहीं है। आज के इस भाग में बस इतना ही कि आप जनसंचार को समझे होंगे। आने वाले भाग में मैं बोर्ड पर आपको विस्तार से समझाऊंगा। धन्यवाद।